डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको पार्षद सीमा नियम। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है आज आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू जो आपका एग्जाम होता है कंपनी लॉ का, उसमें ये जरूर पूछा जाता है कि पार्षद सीमा नियम क्या है, किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और क्या क्या मतलब इसमें बातें छुपी हुई होती हैं। तो इस तरह का जो एक क्वेश्चन है 100% पूछा जाता है। तो आइए हम बिल्कुल भी देर नहीं करते और आपको समझाते हैं कि क्या है पार्षद सीमा नियम। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पार्षद सीमा नियम का अर्थ की। अगर पेपर में लिखने के लिए आ जाता है पार्षद सीमा नियम, तो पहली बात मैं ये बता दूं कि कंपनी अधिनियम का, यानी जो कंपनी लॉ है उसका, कंपनी के मूल प्रलेख उस चैप्टर का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें पार्षद सीमा नियम का जो अर्थ है वो लिखने के लिए अगर आएगा तो किस तरह से लिखोगे, इसको इस तरह से समझाना है पेपर में कि पार्षद सीमा नियम दो शब्दों से मिलकर के बना है, पार्षद प्लस सीमा नियम, जिसमें पार्षद का मतलब होता है कानूनी प्रक्रियाओं से और नियम से आशय है कि उन सब बातों का जिससे बाहर कंपनी वर्क अपना नहीं कर सकती है, जिसके अंदर अंदर कंपनी वर्क करती है, उसे हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं। यानी पार्षद सीमा नियम कंपनी को सीमाओं में बांधता है और कंपनी का कार्य क्षेत्र बताता है, कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण करता है और कंपनी के अधिकारों का वर्णन करता है। ऐसे प्रलेख को, ऐसे महत्वपूर्ण प्रलेख को हम कंपनी का पार्षद सीमा नियम कहते हैं। तो कंपनी का पार्षद सीमा नियम आप समझ गए कि क्या है, कंपनी के क्या अधिकार हैं, क्या क्षेत्र है, कंपनी कहां कहां तक वर्क करेगी, यानी कंपनी की कौन कौन सी सीमाएं हैं और कंपनी के क्या उद्देश्य हैं। इन चार चीजों को क्लियर करने वाला जो प्रलेख है वो हमारा क्या होता है, पार्षद सीमा नियम कहलाता है। अब मैं बता दूं बेटा, जब भी कंपनी का समामेलन होता है तो कंपनी के समामेलन में सबसे महत्वपूर्ण जो कागज होता है, प्रलेख होता है, वो यही डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं। और इस पे कंपनी के प्रवर्तक के, कंपनी के डायरेक्टर्स के यानी संचालकों के सबके हस्ताक्षर होते हैं और जो जो शर्तें होती हैं उन सबको लिखा हुआ होता है कि कंपनी किसके हित में वर्क करेगी, क्या वर्क करेगी, क्या उद्देश्य है कंपनी का, ठीक है, कितने रुपए में व्यापार करेगी, मैक्सिमम पूंजी क्या होगी, है कंपनी के सदस्यों का पूरा विवरण होता है इसमें, और आवश्यकता पड़ने पर कहां कहां परिवर्तन होगा, कंपनी के क्या क्या पावर्स होंगी, ये सारा वर्णन जिस प्रलेख में होता है उसे हम कंपनी का पार्षद सीमा नियम कहते हैं। तो क्लियर हो गया? उम्मीद है अगर हो गया हो तो जरूर कमेंट करके बताना कि समझ में आया या नहीं आया। फिर से सुनेंगे, पार्षद सीमा नियम से आशय कंपनी के उस महत्वपूर्ण प्रलेख से है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय कह लें या कंपनी के समामेलन के समय कह लें या कंपनी के पंजीकरण के समय कह लें, जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसको चेक करता है रजिस्ट्रार। जितनी भी सूचनाएं दी हुई होती हैं सारी सही हैं या नहीं है, और उसमें सारा वर्णन होता है कि कंपनी का क्या क्षेत्र है, क्या उद्देश्य है, क्या अधिकार है, क्या सीमाएं हैं। तो इसको स्पष्ट करने वाला जो प्रलेख होता है वो पार्षद सीमा नियम कहलाता है। अब दूसरी बात आती है, चलिए ये हो गया, बहुत टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पार्षद सीमा नियम की विशेषताओं को समझ लिया तो समझ लिए कि ये वाला जो चैप्टर है वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और इतनी हेडिंग्स मैं यहां पर बताने वाला हूं कि आपको 3-4 बुक्स कलेक्ट करोगे तब भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं जिन बच्चे के लिए मिले हैं, नोट्स हम सिर्फ पेड क्लास को ही दे रहे हैं, तो उसमें इन सब हेडिंग्स का वर्णन किया हुआ है। ओके, एक बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। तो आइए पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं हैं उनको हम समझाते हैं। और इतनी विशेषताओं के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें लिखोगे तो 2-3 चैप्टर, 2-3 तो पेज वैसे ही भर जाएंगे। ठीक है, तो पहली विशेषता होती है, जैसा कि इसका नाम से है, पार्षद सीमा नियम। तो इसका मतलब है कि यह कंपनी की सीमाएं निर्धारित करता है। करता है क्या? कंपनी का यह महत्वपूर्ण प्रलेख यह कंपनी की सीमाएं निर्धारित करता है कि कंपनी किस किस सीमा तक व्यापार करेगी। जैसे कंपनी का पूरा जो बिजनेस है वो 10 लाख रुपए तक हो सकता है, यानी इन्होंने जब रजिस्ट्रेशन कराया तो बताया हम मैक्सिमम 10 लाख में व्यापार करेंगे। तो एक सीमा हो गई कि 1 लाख हम व्यापार करो, 2 में करो, 3 में करो, 4 में करो, 5 में करो, 6 में करो, 7 में करो, 8 में करो, अरे 9 में करो, 10 में करो, 10 से पार नहीं जा सकते। तो कंपनी की सीमाओं का निर्धारण करने वाला प्रलेख है कौन सा? पार्षद सीमा नियम। दूसरा, कंपनी का संविधान का रूप होना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है बेटा। कंपनी सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम कंपनी का संविधान के रूप में होता है। यानी जैसे हमारा देश है संविधान के बेस पे चलता है, ठीक उसी प्रकार से पूरी जो कंपनी है वो पार्षद सीमा नियम के बेस पे ही चलती है। पार्षद अंतर नियम जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख है वो पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत ही काम करता है। तो दूसरी जो विशेषता है आप समझ गए होंगे, बहुत सरल विशेषताएं होंगी। ठीक है, पहला कंपनी की सीमाओं का निर्धारण करना, ठीक, या कंपनी की सीमा निर्धारण, छोटी सी हेडिंग, अच्छी हेडिंग। दूसरा है कंपनी के संविधान का रूप होना, आप समझ गए। इसी से समझ जाओगे कि कंपनी का जितना भी कानूनी प्रक्रिया है वो इसी वाले इसमें होती है, क्योंकि इसी पार्षद सीमा नियम को हम अंग्रेजी में कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम है इसका अंग्रेजी में। तीसरे नंबर पे कंपनी समामेलन का आधार। देखो समामेलन बेटा कहते हैं कंपनी के निर्माण के लिए, हिंदी में समझो शुद्ध भाषा में। तो कंपनी के समामेलन का आधार जो पार्षद सीमा नियम होता है वो कंपनी के समामेलन कह लें या पंजीकरण कह लें, उसका क्या होता है, आधार होता है। ठीक है। नंबर 4 अनिवार्य प्रलेख। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंपनी का अनिवार्य प्रलेख। अनिवार्य प्रलेख ये इसलिए कहा गया है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक किसी भी कंपनी को समामेलित ही नहीं किया जा सकता है, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता है। तो कंपनी का ये अनिवार्य प्रलेख है। ठीक है। 5वें नंबर पे कंपनी के उद्देश्यों की जानकारी। भाई अगली विशेषता है इसकी कि कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उनकी जानकारी किसमें होती है, पार्षद सीमा नियम में जानकारी होती है। तो भाई कंपनी के जब उद्देश्य हमें इसके द्वारा पता चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। नंबर 6 पे कंपनी के स्थान का विवरण। कोई भी पत्राचार करना चाहे, कोई भी व्यक्ति सर्च करना चाहे तो आपने देखा जितनी कंपनियां होती हैं उनके बारे में सर्च करोगे तो उनका एड्रेस पहले पता चल जाता है। तो इसका मतलब है कि एड्रेस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और कंपनी के स्थान से संबंधित, एड्रेस से संबंधित समझ लो, क्योंकि वो किस एरिया में पड़ता है, वहाँ कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ये सारी बातें उसी पर डिपेंड होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से कंपनी के स्थान का जो विवरण है वो भी इसी के अंतर्गत दिया हुआ होता है। अगला 7वें नंबर पे बहुत सरल हेडिंग्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हैं। कंपनी के सदस्यों का विवरण, यानी पूरे कंपनी के कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन इसका प्रवर्तक है, प्रवर्तक को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोमोटर, कौन इसका प्रोमोटर है, सबकी जानकारी इसमें पूरी दी हुई होती है, वो भी एड्रेस सहित तो होती है। क्यों? किसी के साथ में अगर कंपनी फ्रॉड करे तो कम से कम तुम इनसे अपना परिचय तो कर सकते हो, मिल तो सकते हो, जानकारी तो ले सकते हो। इसके बाद में 8वें नंबर पे कंपनी के कार्य क्षेत्र का वर्णन। इसमें दिया हुआ होता है कि कंपनी किस फील्ड में वर्क करेगी, एजुकेशन फील्ड में वर्क करेगी या मेडिकल फील्ड में वर्क करेगी या रिक्रिएशन के या अम्यूजमेंट के फील्ड में वर्क करेगी, ट्रांसपोर्ट के फील्ड में वर्क करेगी, रिसर्च के फील्ड में वर्क करेगी, किस फील्ड में वर्क करेगी। तो इस ये जो वर्णन दिया हुआ होता है किसमें होता है, पार्षद सीमा नियम। अगला कंपनी के अधिकारों की जानकारी। भाई इसमें पूरा कंपनी के क्या क्या राइट्स हैं इसकी भी जानकारी दी हुई होती है। ओके, तो इस तरह से ये कंपनी के जो राइट्स हैं उनके लिए भी स्पष्ट करता है। अगला 10वें नंबर पे कंपनी की पूंजी का वर्णन। इसमें दिया हुआ होता है कि कंपनी किस सीमा तक पूंजी में व्यापार करेगी और वर्तमान समय में इसकी क्या पूंजी है। ओके, अगला परिवर्तन की स्थिति, यानी पार्षद सीमा नियम में जरूरत पड़ने पर परिवर्तन भी किया जा सकता है और वो परिवर्तन
किसके अनुसार होगा, यानी आवश्यकता अनुसार। कैसे होगा? आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की स्थिति। ये शब्द यहां चाहो तो पहले जोड़ सकते हो, ठीक है, तो चलिए आप जोड़ लेना। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की स्थिति यानी पार्षद सीमा नियम में किस किस चीज का परिवर्तन किया जा सकता है, सदस्यों को बदला जा सकता है और सदस्य के साथ साथ में कब उनको पेमेंट भी किया जा सकता है, ये सारी चीजें वर्णन इसमें दी हुई होती हैं। अगला 12 नंबर पे कानूनी शक्तियों का विवरण। इसमें यह भी होता है कि कंपनी कौन कौन सी जो पावर्स है उनके लिए रखती है, वो भी कौन सी कानूनी पावर्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर बाहरी शक्तियां और आंतरिक शक्तियां दोनों चीजें होती हैं। बाहरी शक्तियां का मतलब है जो बाहर के लोग कंपनी में अपना पूरा हित रखते हैं, कहने का मतलब सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में 12 हो चुका है, 13, 14 और 15 हेडिंग बहुत पर्याप्त होंगी। प्रवर्तक के हस्ताक्षर व उद्देश्य। देखो, जो व्यक्ति कंपनी का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंपनी का प्रवर्तक कहते हैं। अब उसने जितने भी उद्देश्य रखे होंगे, कंपनी का तो उद्देश्य अपना ही है, प्रवर्तक का भी अपना कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य होता है और वो वहां पर उसके लिए हस्ताक्षर भी करता है, ओके। और इस तरह से ये जो प्रवर्तक है उसके हस्ताक्षर और उसका जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रख करके और कंपनी है वो अपना संपूर्ण लेन देन पूरा करती है। अगला है कंपनी के व्यापार की स्थिति का विवरण। भाई आप सोचेंगे कि ये तो अब पहले ही बन जाता है कंपनी, तो स्थिति के विवरण का मतलब यहां पर सीधा सीधा यह है कि व्यापार की स्थिति कैसी होगी, यानी कंपनी किस प्रकार का व्यापार करेगी, कितने रुपए में करेगी, किस फील्ड में करेगी, क्या क्या परिवर्तन कर सकती है, इन सब चीजों का इसमें पूरा वर्णन होता है। और 15वें नंबर पे कंपनी के अनुबंध। अनुबंध कहते हैं बेटा समझौता के लिए, यानी कंपनी का जब फॉर्मेशन हो रहा है, कंपनी को जब तैयार कर रहे हैं तो उसने किस किस से अनुबंध कर रखा है, क्या क्या अनुबंध कर रखा है, इन सब का जो विवरण है वो कंपनी की किसमें, इसी पार्षद सीमा नियम में होता है। तो 15 विशेषताएं हो गई। अगर एक आध भूल भी जाओगे, एक आध टप भी लग रही होगी, तब भी आपके पास में बहुत मैटर होगा, ओके। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं, ये कंपनी की सीमाओं का निर्धारण करता है, क्या? पार्षद सीमा नियम। दूसरा, कंपनी का एक संविधान का रूप है, ये कंपनी के समामेलन का आधार है, अनिवार्य प्रलेख है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, ये कंपनी के उद्देश्यों की जानकारी देता है, कंपनी के स्थान का विवरण इसमें होता है, कंपनी के सदस्यों का विवरण होता है, कंपनी के कार्य क्षेत्र का वर्णन करता है, कंपनी के अधिकारों की जानकारी देता है, कंपनी की पूंजी का वर्णन करता है, परिवर्तन की स्थिति यानी आवश्यकता अनुसार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कब कब परिवर्तन किए जा सकते हैं, कानूनी पावर्स का वर्णन करता है। 2 प्रकार की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि तुमने कंपनी के साथ में अगर कोई गड़बड़ किया तो कंपनी तुम पे कार्रवाई कर देगी, और दूसरी ये है कि अगर तुम मजबूत पड़ रहे हो तो कंपनी क्या करेगी, संविधान का सहारा लेकर के, कोर्ट का सहारा लेकर के भी आपको पछाड़ सकती है। तो कहने का मतलब है कि कानूनी शक्तियों का विवरण कंपनी का पूरा दिया हुआ होता है। प्रवर्तक के इसमें हस्ताक्षर और उद्देश्य होते हैं। हो सकता है उधर का थोड़ा सा कट रहा हूं, आपको ना दिख रहा हो। कंपनी के व्यापार की स्थिति भी इससे पता चलती है, और कंपनी का जो अनुबंध होते हैं उनके बारे में भी पूरी इससे जानकारी मिलती है। तो ये जो वीडियो है, अगर हम और भी आगे बढ़ाएं, लेकिन ये जो यहाँ तक है बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा, ओके। तो जरा इसे वाइप कर दें।